हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास वीडियो में हम लोग बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे और इस संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ ही हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो टेट और सी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी दृष्टि से यहाँ पे से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आइए इसको बड़े अच्छे से जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग संज्ञानात्मक विकास के बारे में देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जीन पियाजे के बारे में देखेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास जो है यहाँ पे जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास में वर्ड आता है एक संज्ञान। एक वर्ड क्या आता है? संज्ञान। और संज्ञान का मतलब होता है का मतलब साथ और ज्ञान का मतलब ज्ञान। यानी कि जब हम बाह्य दुनिया में या बाह्य दुनिया से या इस पूरे संसार से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही क्या होता है? संज्ञान होता है। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब वही जो बाह्य दुनिया से जितने भी हमें हमारे अंदर या फिर हमें या फिर किसी भी बच्चे को ज्ञान जब भी प्राप्त होता है वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। इसमें बाह्य दुनिया की जानकारी ली जाती है या उसके बाद जो नॉलेज है या फिर जानकारी है या समझ है, उस चीज को हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत यही कि बाह्य दुनिया की जितनी भी जानकारियां होती हैं उन सभी चीजों का इसके अंतर्गत विकास किया जाता है। ठीक है। फिर इसमें क्या है कि मनोविज्ञान का ऐसा क्षेत्र जहां पर बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन और प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग। सूचना प्रसंस्करण यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान या सूचनाओं को लेना या सूचनाओं को विस्तारित करने का काम हो, या फिर भाषा सीखने का काम हो, या फिर मस्तिष्क के अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। यानी मस्तिष्क के अन्य पहलुओं जैसे सोचना, समझना या फिर किसी चीज के बारे में चिंतन करना आदि जो चीजें होती हैं वह संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। एक बार फिर से कि संज्ञानात्मक विकास के द्वारा बालक में क्या क्या आता है? सूचनाओं का प्रसंस्करण किया जाता है। यानी कि जो भी सूचनाएं हैं इस संसार में, जितनी भी सूचनाएं हैं बच्चों को देने का काम, या फिर उनको बताना, या फिर उनके अंदर प्रोसेसिंग करना। फिर उसी के साथ साथ बच्चों की भाषा सीखना यानी कि वो भाषा सीखना भी बाह्य जानकारी है, तो उसको भी बच्चों को देना। तथा बच्चों की जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के जितने भी कार्य सोचने, समझने, तर्क करने, कल्पना करने आदि के पहलुओं पर क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है। तो ये क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बच्चे को चाहे सूचनाओं के बारे में बतानी हो, चाहे भाषा सीखने के बारे में बताना हो, चाहे मस्तिष्क के जितने भी कार्य किए जाते हैं मस्तिष्क द्वारा उन सभी चीजों के बारे में बताना हो, तो वहां पर किसका काम आता है? संज्ञानात्मक विकास का नाम आता है। ठीक है। फिर उसके बाद जीन पियाजे का एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसमें इन्होंने बताया कि बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये ज्ञान का निर्माण करना जीन पियाजे का एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, ज्ञान का निर्माण करना। यानी कि बच्चे स्वयं का ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि स्वयं का ज्ञान का निर्माण करना किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है। तो इसको समझ लेते हैं कि जीन पियाजे कहना क्या चाह रहे हैं कि ये कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे संसार में बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे जैसे कुछ चीजों को जानने के लिए उसकी इच्छा होती है या फिर संसार को कुशलता से खोजता है, यानी कि बाहर जो जानकारियां उसको पाने की कोशिश करता है, उसकी जानकारी लेना चाहता है, तो उसमें क्या करता है कि वे ज्ञान का निर्माण करते हैं। वे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे बताया गया है कि करके सीखना एक सिद्धांत है। तो बच्चा जब किसी चीज को नहीं जान रहा है और उस कार्य को जब करेगा तो उसके अंदर क्या उसकी जानकारियां पूरी हो जाएंगी, यानी उसका उस कार्य के प्रति ज्ञान का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसा कौन करता है? जीन पियाजे करते हैं। यानी कि जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे जैसे जैसे संसार में किसी चीज को जानने की इच्छा होती है, जानने की अभिलाषा होती है, लालसा होती है, या कुशलता से संसार को खोजते हैं,
तो वहां पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास है, जीन पियाजे के साथ साथ ब्रूनर है, उनका भी है, उनको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन संज्ञानात्मक विकास पर जीन पियाजे एक महत्वपूर्ण एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है। यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान यानी कि जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, यह स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और संज्ञानात्मक अवस्थाओं को यानी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताते हुए इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। संज्ञानात्मक विकास जितना भी होता है यानी कि बाहर दुनिया की जो जानकारी बच्चा प्राप्त करता है, उन सभी उस विकास के जितनी भी अवस्था है उसको 4 भागों में बांटा। जिसमें पहला है इंद्रिय गामक अवस्था, जिसकी अवधि 0 से 2 वर्ष है। फिर सेकेंड नंबर पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी समयावधि है 2 से 7 वर्ष। फिर उसके बाद तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी समयावधि 7 से 11, और लास्ट में औपचारिक अवस्था, जिसकी समयावधि 11 से लेकर 15 वर्ष। तो यहीं से जीन पियाजे के यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो कितनी अवस्थाओं में बांटा? 4। फिर उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि इंद्रिय गामक अवस्था की समयावधि क्या है। इंद्रिय गामक अवस्था का अन्य नाम भी दे दिया जाएगा, पूछेगा किसके अंतर्गत आता है। फिर पूछेगा कि इंद्रिय गामक की विशेषताएं कुछ दे दी जाएंगी तो वो पूछेगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना यह है कि इसकी समयावधि को विशेष ध्यान में रखना है। जैसे कि इंद्रिय गामक का 0 से 2 और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 से 7, मूर्त का 7 से 11 और औपचारिक का 11 से 15। ये जो एज का जो क्लासिफिकेशन जीन पियाजे ने किया है, इसको हम लोगों को पूरा याद रखना है, क्योंकि बच्चे की जो विशेषताएं होंगी वह उसके एज के अनुरूप ही होती हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें जीन पियाजे भी करते हैं। अब पहले नंबर पे इंद्रिय गामक अवस्था, फर्स्ट नंबर पे क्या है? इंद्रिय गामक अवस्था, जिसकी समयावधि 0 से लेकर के 2 वर्ष है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि संवेदीय पेशी अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था और स्व केंद्रित अवस्था। जैसा इसका नाम है इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी या केंद्रीय आत्म केंद्रित अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था, उस तरह से बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं कि अपनी उनकी पहचान होती है, उसी प्रकार से उनकी क्रियाएं होती है। संवेदी पेशी या स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित या इंद्रिय गामक, यानी कि इस अवस्था में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि बच्चा जो होता है वह अपने इंद्रियों के माध्यम से ही अपने जो भी सहज क्रिया है उन क्रियाओं को करता है, ठीक है। चाहे उसे भूख लगी हो या फिर उसे प्यास लगी हो या उसे किसी भी प्रकार का कार्य करना है, तो वह इंद्रियों के माध्यम से ही उस क्रिया को करते हैं। इसमें विशेषताएं, पहले नंबर पे भावनाओं का विकास होता है। भावनाओं का मतलब जैसे बच्चा इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा रोता है, फिर हंसता है, इस तरह से खेलता है, तो उसके अंतर्गत जो भावनाएं होती है, उसके इंटरनल जो फीलिंग्स होती हैं, चाहे वो रोने के प्रति हो चाहे हंसने के प्रति हो, तो यहीं से 0 से 2 वर्ष की अवस्था में उसकी भावनाओं का विकास हो जाता है। फिर सेकेंड नंबर पर इसमें शिशु वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है। 0 से 2 वर्ष की बात की जा रही है कि इसमें बच्चा जो होता है यानी कि जो शिशु होता है वह कोई वस्तु देखता है, उसको जानने या पहचानने की कोशिश करता है कि आखिर ये चीजें हैं तो ये क्या है, ठीक है। फिर इसकी विशेषता और है तीसरे नंबर पे कि शिशु किसी कार्य को करने से सोचना प्रारंभ, यानी किसी कार्य को करने के लिए क्या करता है? सोचना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जब 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे को अगर कोई कार्य करना है तो थोड़ा बहुत सोचना, उसके प्रति सोच रखना स्टार्ट कर देता है इसी अवस्था से। फिर एक बेहद इंपॉर्टेंट है विशेषता की सहज जो क्रियाएं होती हैं बच्चों के अंतर्गत, वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। बच्चे की जो सहज क्रियाएं, चाहे कोई भी हो, नित्य क्रिया हो, फिर चाहे उसको हंसना, रोना, गाना, जो भी है, खाना पीना, सभी जो उसके कार्य है वह इंद्रियों के माध्यम से ही व्यक्त करते हुए वह क्या करता है कि उस कार्य को संपादित करता है। तो ये विशेषता थी इंद्रिय गामक की। फिर वहीं पे सेकेंड नंबर पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था, इसका अन्य नाम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी है। इसे भी याद रखिएगा कि इसका क्या नाम है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था।
अब इसकी क्या विशेषताएं हैं कि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसकी समयावधि 2 से लेकर 7 वर्ष की है। अब 2 से लेकर 7 वर्ष के बच्चों की जितनी भी विशेषताएं होंगी वो सारी की सारी विशेषताएं इसमें देखने को मिलेंगी। अब इन्होंने भी क्या कहा, जीन पियाजे ने कहा कि स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर के दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है कि स्व केंद्रित, यानी कि इंद्रियगामक अवस्था में स्व केंद्रित होता है, स्वयं के बारे में सारी चीजें, जैसे खिलौना है अगर कोई मांगता है तो बच्चे नहीं देते हैं, तो वह उसकी एक स्व केंद्रित या इंद्रियगामक अवस्था की विशेषता है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा स्व केंद्रित और स्वार्थी न होकर के क्या करता है कि दूसरों के संपर्क में आता है, अपने परिवार और अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है और वहां से उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, किसी वस्तु के जानने के बारे में हो, चाहे परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में हो, चाहे उसके कार्यों के बारे में हो, उन सभी चीजों के ज्ञान जो होता है बच्चा इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्राप्त करता है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे नई सूचनाओं तथा नई अनुभवों का संग्रह होता है। बच्चा अब समाज में आ गया होता है, 2 वर्ष के बाद इस अवस्था में लगभग समाज का एक सक्रिय सदस्य बन गया होता है और समाज में उसे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और उन सभी चीजों के बारे में, उन सभी सूचनाओं, उनके सुनी संचारों और अनुभव जो भी चीजें हैं उनके बारे में वो जानने की कोशिश करता है। और उसके जैसे मान लीजिए बच्चा ये वस्तु देखा और इस वस्तु के बारे में वो जानना चाहेगा कि आखिर ये क्या है, और फिर उसके बाद उसको बता दिया जाएगा कि नहीं एक कलम है, तो वह उसका क्या कर लिया, संग्रह कर लिया। फिर उसी तरह से बता दिया गया कि ये व्हाइट बोर्ड है। तो इन सभी चीजों का जो नई सूचना है या कि किसी का अनुभव है, उन सभी चीजों का वो क्या करता है कि संग्रह करता है, उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करता है। फिर थर्ड नंबर पे है कि संकेत तथा चिन्ह को चिंतन का आधार मानना। संकेत तथा चिन्ह को संकेत तथा चिन्ह को चिंतन का आधार मानना, यानी कि बच्चा क्या है कि किसी भी चीज को मांगना हो, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का इतना विकास नहीं हो जाता है कि किसी भी वस्तु को देख करके तुरंत उसके नाम को जान ले। तो क्या करता है कि वह संकेत को या चिन्ह के माध्यम से ही वह सोचता है और उस चीज की तरफ इशारा करता है या उस चीज को मांगता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि संकेत तथा चिन्ह जो है वह चिन्ह उसके चिंतन का क्या है, आधार है। चिंतन का आधार का मतलब है कि चिन्ह के माध्यम से ही सारी चीजों को प्रदर्शित करता है और संकेत के माध्यम से ही, यानी चिंतन करता है या फिर किसी चीज को बताना है या किसी चीज को मांगना है या लेना है, तो इसी तरह से संकेत के माध्यम से करता है। फिर फोर्थ नंबर पे है प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं। प्रतीकात्मक का मतलब है कि प्रतीक, सिंबल, यानी कि किसी चीज का सिंबल जो देख करके उसका जो विचार है, उसके प्रति विचार जो विकसित होता है, इस अवस्था में हो जाता है। यानी कोई वस्तु के प्रति, यानी किसी वस्तु का जैसे कोई चीज का सिंबल बनाया गया है तो उसको देख करके वह उसके अंदर विचार आ जाता है कि नहीं ये क्या हो सकता है। फिर नहीं होता है तो वह किसी व्यक्ति से पूछ लेता है और उसके अंदर उसके भी ज्ञान हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक विचार का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु का सिंबल देख करके भी वो क्या करता है कि पहचान करना धीरे धीरे प्रारंभ कर देता है। फिर वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब किसी वस्तु को देख करके उसको पहचान जाना, वही वस्तु अस्थायित्व होता है। ठीक है, ये भी इसका भी विकास इस पूर्व संक्रियात्मक में होता है। और अंत में 6 नंबर पे बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। यानी कि बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुण, मतलब कि कोई वस्तु है उसके बहुत सारे गुण, भौतिक गुण होते हैं, को समन्वित नहीं, मतलब उसको समन्वित का मतलब मिला नहीं पाता या उसको इकट्ठा नहीं कर पाता या उसकी जानकारियां जो उसको सही से नहीं कर पाता है। कि जैसे मान लीजिए कोई चीज है, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी के बहुत सारे भौतिक गुण हैं, तो उन गुणों को क्या करता है बच्चे की सही से नहीं जान पाता है और सही से पहचान नहीं पाता है कि कब क्या होगा और कैसे होगा। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट एज। यह जो इस अवस्था की जो समयावधि है 7 से लेकर 11 वर्ष तक, और इसका अन्य नाम ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसका जिस प्रकार से नाम है मूर्त चाहे ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की जो बच्चों की विशेषताएं भी कुछ ऐसे ही होती हैं
कि बच्चा ठोस वस्तुओं के देख करके, किसी भी ठोस वस्तु को देख करके या मूर्त वस्तु को देख करके उसके प्रति चिंतन करना, विचार करना, फिर या उसको जानना आदि चीजें क्या करता है, सीख जाता है, यानी कि विकसित हो जाती हैं। तो पहले नंबर पर है इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का पहली विशेषता है कि इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर सरलता से मानसिक संक्रिया करके समस्या का समाधान कर लेता है। ठीक है, इस अवस्था में फिर से एक बार देख लीजिए कि इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तु को देखकर, जो भी ठोस वस्तुएं हैं उसको देख करके जिसका मूर्त रूप है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति ही मान लीजिए, कोई मूर्ति है तो उसका एक मूर्त रूप है, उन ठोस वस्तु के आधार पर सरलता से मानसिक क्रिया करके, यानी कि सोच समझ करके समस्या का समाधान कर लेता है। यानी कि कह सकते हैं कि बच्चा जब भी उसकी किसी प्रकार की समस्या आती है ठोस वस्तुओं के प्रति, तो वह अपने दिमाग से सोच समझ के उसको अच्छी तरीके से कर लेता है। केवल ठोस वस्तुओं के या मूर्त वस्तुओं के बारे में ही बच्चा सोच सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमारे सामने है और उसका एक स्वरूप है, तभी बच्चा उसके बारे में समझ सकेगा, उसके बारे में कोई अगर उसके साथ समस्या हो जाती है तो उसको हल करेगा। ना कि कोई चीज अगर उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना, वो सोच नहीं पाता है, वो अगली अवस्था में सोचता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि उसके सामने अगर कोई चीज रहता है तभी वो सोच पाता है, अन्यथा वह सोच विचार नहीं पाता है। फिर उसके बाद मूर्त दूसरी विशेषता है कि मूर्त वस्तुओं के बारे में वह तार्किक चिंतन करने लगता है। वही चीजें हैं कि मूर्त यानी कि ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन, यानी कि उसको उसके रूप से तार्किक, मतलब कोई वस्तु या मूर्ति देख लिया या पेन देख लिया तो इसके बारे में बच्चा चिंतन कर लेता है इस अवस्था में कि यह कैसे बना है, किस प्रकार से है, ये इसका ये कैसे, इसका कैप कैसे लगा है, इस सभी चीजों के बारे में वह तार्किक रूप से वो क्या करता है कि चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, फिर तीसरी अवस्था है कि इस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रिया जितनी भी है संक्रियाओं को सरलता से समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चा क्या कि बौद्धिक संक्रिया जितनी भी है, चाहे सोचने की बात हो, चाहे समझने की बात हो, चाहे उसके गुणा भाग या फिर किसी माप तौल या लंबाई की बात हो, तो इस अवस्था में बुद्धि की जितनी भी क्रिया होती है उसको सरलता से समझने लगता है। किसी चीज की लंबाई है तो लंबाई को भी समझ जाता है कितना है, घड़ी की जो सुइयां हैं यानी घड़ी जैसे चल रही उसको भी समझने में समर्थ इसके अंतर्गत आ जाती है। या फिर गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करना है, यानी बौद्धिक क्रिया जितनी भी है उसको क्या करता है बच्चा समझ जाता है। फोर्थ नंबर पे वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। अगर उसके पास जैसे बहुत सारी वस्तुएं दे दी गई, ठोस वस्तुएं बहुत सारी मिला करके खिलौने हैं या कई तरह के खिलौने हैं, उन खिलौनों को दे दिया जाए तो बच्चा क्या करता है कि उन खिलौनों को, गाड़ी घोड़ा जो भी है उसको अलग अलग क्या करता है कि इस अवस्था में छांट सकता है, उसको वर्गीकृत कर सकता है। फिर फिफ्थ नंबर पे है तर्क करना सीख जाता है, यानी कि किसी भी वस्तु के प्रति तर्क करना कर जाता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है किसी कार्य को। फिर उसके बाद 6 नंबर पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है बच्चे के अंदर पलटावे गुण विकसित हो जाते हैं। पलटावी गुण का मतलब ये है कि बच्चा ये जान जाता है कि 2 into 2 = 4 होता है, लेकिन बच्चा ये नहीं जान पाता है कि 4 - 2 = 2 कैसे होगा। पलटावी गुण का मतलब परिभाषा के माध्यम से बताया जा रहा है कि पलटावी गुण का मतलब यही होता है कि बच्चा जान तो जाता है कि 2 into 2 = कितना 4, यानी कि बच्चा रटा रहता है, सारी जानकारियां किया रहता है, वो जान जाता है कि 2 × 2 = 4 तो होता है, लेकिन 4 - 2 = 2 कैसे होता है, इस चीज को बच्चा नहीं जान पाता है। तो इस तरह की जब भी बच्चे के अंदर समस्या हो उसे पलटावी गुण कहते हैं। पलटावी गुण का मतलब ये भी है कि बच्चे बहुत सारी चीजों को नहीं जान पाता है, उसे किसी एक समस्या से संबंधित बहुत सारी समस्या होती हैं, तो बच्चा एक समस्या के बारे में तो जान जाता है लेकिन उसी से संबंधित अन्य समस्याओं के बारे में नहीं जान पाता है, जैसे कि यहाँ पर था। फिर 4th नंबर पे यानी कि जीन पियाजे की लास्ट अवस्था है औपचारिक अवस्था, और जिसकी समयावधि 11 से लेकर 15 वर्ष की है। इसका अन्य नाम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी होता है। इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि बच्चे के सामने अगर कोई वस्तुएं नहीं है तभी उसके बारे में चिंतन कर सकता है, कि कोई समस्या केवल बता दिया जाए कि नहीं ये सारी चीजें हुई हैं, तभी उसके बारे में सोच सकता है कि नहीं इस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है।
क्योंकि बच्चे की जो बौद्धिक है या फिर जो भी संज्ञान का विकास है, यानी कि बाहर दुनिया की जानकारी है, इस अवस्था तक आते आते बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए वह कोई चीज उसके यानी कोई वस्तु उसके सामने नहीं भी होती है और उस वस्तु में कोई समस्याएं होती हैं, तो उस वस्तु के बारे में वह क्या करता है कि उस अवस्था उसकी समस्या को बता सकता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी पहली विशेषता है समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाता है। लास्ट अवस्था है तो जरूरी है कि समस्या समाधान करने की जितनी भी क्षमताएं होती हैं सब विकसित हो जाती हैं। किसी प्रकार की बच्चे के अंदर समस्या आती है, चाहे किसी भी जानकारी के प्रति हो, चाहे किसी भी वस्तु को बनाने की बात हो, तो सभी के सभी कार्य वो क्या करता है, कर सकता है, उसको बना सकता है। फिर वही पे सेकंड नंबर पे परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं के बारे में विचार करना। जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने कोई समस्या आ गई, मान लेते हैं मैथ की ही सवाल अगर कोई बच्चे के सामने आ जाता है, गुणा भाग करना या फिर किसी भी प्रकार का भिन्न का, तो उसके प्रति वह क्या करता है, बिल्कुल परिकल्पनात्मक ढंग से, यानी कि एक कल्पनात्मक ढंग से उसको एक चरणबद्ध तरीके से उस समस्या को हल करने के लिए वह सोचने की जो उसके अंदर शक्ति होती है, जो विचार होता है, वह क्या होता है, विकसित हो जाता है। फिर थर्ड नंबर पे तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप में कर सकता है। बच्चे इस अवस्था में जैसे किसी चीज के प्रति तर्क करना है, यानी कि कोई वस्तु है, चाहे मान लीजिए कोई वस्तु चाहे पंखा ही है, वो बिगड़ गया है या फिर कोई चीजें हैं, किसी चीज में कोई खराबी आ गई है, तो उस चीज के बारे में बच्चा उसके सामने अगर नहीं है, वस्तु अमूर्त में है यानी कि उसके सामने नहीं है, तो भी उसके बारे में वो क्या अधिक से अधिक उसका प्रयोग कर सकता है, उसका चिंतन उसके प्रति कर सकता है। यानी तर्क का अनुप्रयोग अधिक से अधिक अमूर्त वस्तुओं के बारे में अमूर्त रूप में भी कर सकता है। किसी वस्तु के बारे में सोचने की बात हो या तर्क करने की बात हो, तो अगर वह वस्तु उस बच्चे के सामने नहीं है तभी भी इस अवस्था में कर लेता है। फोर्थ नंबर पे चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। बच्चे को अगर सोचने की बात हो किसी चीज के प्रति, चिंतन का मतलब ये होता है कि बच्चा जब चिंतन करता है किसी भी चीज के प्रति, अगर बच्चा चिंतन करता है तो चिंतन करने से उसको फायदा होता है कि चिंतन जब किसी चीज के प्रति करता है तो चिंतन करने से क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। जब भी किसी चीज के बारे में बच्चा चिंतन करेगा, चिंतन का मतलब ये नहीं है कि सर पकड़ करके बैठ करके सोचना ही नहीं, चिंतन का मतलब ये है कि जब भी किसी चीज के बारे में बच्चा सोचता है या उसकी तरफ देखता है या जानकारी लेता है तो उसके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी ज्ञान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। उसकी जो जानकारी लेने की यानी चिंतन के माध्यम से जो जानकारी ले रहा है बच्चा, उसमें बिल्कुल पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको बच्चा चिंतन कर लेता है। फिर संज्ञानात्मक विकास का एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ से कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उत्तम स्थान क्या है या सबसे अच्छा या सर्वोत्तम स्थान क्या है, तो आप आंसर में लिखेंगे विद्यालय या कक्षा का वातावरण। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे सर्वोत्तम स्थान कौन है, तो विद्यालय या कक्षा का वातावरण ही आंसर आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो बस जीन पियाजे के जो अवस्थाएं थी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।